ओके स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो स्टूडेंट्स, क्या मतलब इस टाइटल का? डाइवर्सिटी, क्या समझते हो आप डाइवर्सिटी से? डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न टाइप की चीजें। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो आप समझते हैं, हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, मदर अर्थ। इसमें बहुत प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लैंड पे देखो तो बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। पानी के अंदर हम बात करें तो एक अलग ही दुनिया होती है जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, हवा में रहते हैं। तो वही है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इस चार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी दुनिया में रहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं, जैसे लैंड पे रहने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में आपने सुना ही होगा, देखा होगा टीवी पे या रियल लाइफ में। और ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स स्टूडेंट्स, हम भी एक एनिमल ही है, राइट? हम भी एक एनिमल है, बस हम इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, अदरवाइज हम भी इन सब की तरह एनिमल ही है। अब देखो, अगर मैं पानी के अंदर की बात करूं स्टूडेंट्स, पानी के अंदर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे यहां पे दो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लाया हूं मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार हम फील नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पानी है उसके अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, क्योंकि हम तो जनरली लैंड पे रहते हैं ना। तो पानी के अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता है उतना। पानी की अपनी एक दुनिया होती है, बहुत इंटरेस्टिंग और खूबसूरत दुनिया होती है, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं स्टूडेंट्स। These are just few examples. Okay? जैसे हम हवा की अगर बात करें तो बर्ड्स रहती है हवा में, मतलब लैंड पे रहती है, हवा में उड़ के जाती हैं। बहुत सारी बर्ड्स होती है। अब देखो, ये सारी बात तो कुछ एनिमल्स की हुई, लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स की बात भी होनी चाहिए, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, देखो ये अलग टाइप का प्लांट है, ये अलग टाइप का प्लांट है, फिर ये बिल्कुल ही अलग टाइप का प्लांट है क्योंकि ये पानी के अंदर का प्लांट है। पानी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और लैंड पे तो होते ही हम देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पे बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं स्टूडेंट्स। ये तो फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो आपको बहुत फेमिलियर टाइप के लग रहे होंगे। इन सबको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, टीवी पे ही एटलीस्ट। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत अजीबोगरीब टाइप के होते हैं। आपको लगेगा कि नहीं ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप देखो, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट जो पानी के अंदर पाया जाता है। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर पाया जाता है। फिर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर पाया जाता है। वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। ये भी देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना खूबसूरत है, पानी के अंदर पाया जाता है। तो इन सब के बारे में हम जनरली ज्यादा नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जहां रहते हैं वहां हम नहीं रहते। ठीक है, पानी के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जान पाएंगे क्योंकि हम पानी में नहीं रहते। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लैंड पे भी है तो हो सकता है हम उसके बारे में ज्यादा ना जान पाए, क्योंकि हम अपने शहर, अपनी कंट्री में रहते हैं, और ये अगर वहां नहीं पाया जाता हो तो हम कैसे जान पाएंगे उसके बारे में ज्यादा। अब कोई ऐसी चीज हो जो सॉइल के अंदर दबी रहती है हमेशा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सॉइल के अंदर ही रहता है, तो भी बहुत कम चांसेस है कि हम इनके बारे में डे टू डे लाइफ में ज्यादा जानते हो। तो ऐसे और बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं जब तक हम स्पेसिफिकली उनको डिटेल में ना पढ़ें। और फिर स्टूडेंट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने सुना ही होगा इनके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से। जैसे अमीबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और बहुत सारे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सब, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो भी बहुत प्रकार के और बहुत अलग अलग शेप और साइजेस में होते हैं, जैसा आप देख सकते हो। और ये करोड़ों की तादाद में होते हैं स्टूडेंट्स, आसपास हर जगह होते हैं। अभी भी आपके आसपास हवा में, पानी में, हर जगह होंगे, हम देख नहीं सकते। इनफैक्ट ये हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर भी। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर ही नहीं, सारे बड़े एनिमल्स की बॉडी में होते हैं। एलिफेंट, टाइगर, कैट, इन सब के बॉडी के अंदर भी होते हैं। कुछ इनमें से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइफ जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो हर जगह पाए जाते हैं,
हर शेप के हो सकते हैं, हर साइज के हो सकते हैं। देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देख ही नहीं पाओगे, इतना छोटा है। ऑन द अदर हैंड यू हैव एलिफेंट। एलिफेंट कितना बड़ा होता है, ठीक। कुछ जीव होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, कुछ लैंड में ही रहते हैं। मतलब बहुत वैरायटी है स्टूडेंट्स, बहुत वैरायटी। अब देखो अभी तक तो मैंने ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात की जो अर्थ पे आज रहते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं स्टूडेंट्स जो पहले कभी रहा करते थे, अब नहीं रहते हैं। एनिमल्स ऑफ पास्ट, जैसे डायनासोर। डायनासोर के बारे में हम सब जानते हैं, पहले रहता था अर्थ पे, अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले रहते थे, आज नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ध्यान से देखें इस टर्म को आप, बायोडाइवर्सिटी। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स इसका? देखो बायो वर्ड का मतलब आपको पता है लाइफ या समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो बायो मतलब हो गया लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ, राइट स्टूडेंट्स। जैसे एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, देखो ये ग्लोब है, ग्लोब, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। जो रफिया ने पढ़ा होगा ऐसी लाइन होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब उन दोनों लाइंस के बीच में ये जो रीजन होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब इसका? देखो ऐसे तो पूरे अर्थ पे ही हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं पूरे अर्थ पे, लेकिन ये जो रीजन है ना स्टूडेंट्स, ये खास है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स पाई जाती है। जैसे इन जगहों पे भी पाई जाती है लेकिन थोड़ी कम, इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेन्स की, इसलिए उसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। जैसे देखो इन यहां पे कुछ कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, आप देखो ब्राजील हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मतलब कुछ कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है। इन कंट्रीज में देखो मोर देन 50% ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं उनमें से 50% से ज्यादा, उनमें से 50% से ज्यादा टाइप्स सिर्फ इन कंट्रीज में ही अवेलेबल है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज है ना दुनिया में, उनमें से 50% से ज्यादा टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। मतलब इन कंट्रीज में डाइवर्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये सारे जो कंट्रीज आते हैं वो हम कहेंगे कि दे हैव मेगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें से ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो इसी रीजन में होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। देखो आप अराउंड 20 lakhs नोन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आज अर्थ पे लगभग 20 लाख ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। 20 लाख कितना बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आप सबका नाम जानते हो क्या? आप काउंट करना शुरू करोगे तो आप तो 100 नाम भी नहीं बता पाओगे, शायद मैं भी नहीं बता पाऊं। इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेनी मोर लिविंग बट येट नॉट नोन। ये 20 लाख का जो नंबर है वो तो हमें पता है कि यार इतने टाइप के रहते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो रहते हैं हमें उनके बारे में पता ही नहीं है अभी। क्यों नहीं पता है? अब मान लो यार अंटार्कटिका में कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ अंटार्कटिका के किसी कोने में रहता है। अब हम तो वहां रहते नहीं है तो हो सकता है हमें नहीं पता उसके बारे में। फिर पानी के अंदर, ओशंस और सी के अंदर, बहुत अंदर कहीं पे किसी कोने में अगर कोई टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो हो सकता है हमें उसके बारे में नहीं पता। बहुत और हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। एंड मेनी मोर लिव्ड इन पास्ट, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पास्ट में रहते थे अब नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आपको समझ में आया होगा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारी दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। अब देखो स्टूडेंट्स, इतनी शानदार दुनिया में हम रहते हैं तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम पढ़ें, उनके बारे में जानें। लेकिन क्या लगता है आपको, इतने सारे ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ना पॉसिबल है? 20 लाख तो सिर्फ हमें जो पता है
क्या इन सब के बारे में पढ़ना पॉसिबल है एक जीवन में? नहीं, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन इनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। इन सारे ऑर्गेनिज्म्स को पढ़ने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। देखो हम क्या करते हैं, हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ ग्रुप्स बना लिए। अब देखो जैसे मान लो ये मेरा ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया एंड सो ऑन। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो आपस में मिलते जुलते होंगे उन सबको मैं फर्स्ट ग्रुप में रख दूंगा, ठीक है। फिर इस ग्रुप में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रखूंगा वो जो आपस में मिलते जुलते होंगे, बट ये वाले जो ऑर्गेनिज्म्स होंगे वो इनसे अलग होंगे। वैसे इस ग्रुप में मैं वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रख दूंगा, वैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो आपस में मिलते जुलते होंगे एंड सो ऑन। आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपस में मिलते जुलते जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, मतलब बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो आपस में थोड़ा मिलते जुलते से होते हैं, तो उन सबको मैं एक ग्रुप में रखूंगा। फिर जो आपस में मिलते जुलते हैं उन सबको एक ग्रुप में रखूंगा। फिर जो आपस में मिलते जुलते हैं उन सबको मैं एक ग्रुप में रखूंगा एंड सो ऑन। तो इससे क्या फायदा हुआ स्टूडेंट्स, कि देखो अगर मैं इस ग्रुप को पढ़ लूंगा, मैं तो इस ग्रुप के किसी भी मान लो एक ऑर्गेनिज्म को मैंने पढ़ लिया, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को मैंने पढ़ लिया इस ग्रुप के, तो कुछ तो मुझे बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल ही जाएगा क्योंकि सब मिलते जुलते हैं। वैसे अगर इस ग्रुप में से मैंने एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ लिया तो कुछ मुझे बाकी सबके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि सब मिलते जुलते से होते हैं एंड सो। तो इस तरीके से अगर मैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लूं तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स को पढ़ के, कुछ ऑर्गेनिज्म्स को ही पढ़ के बाकी सबके बारे में भी बहुत कुछ जान सकता हूं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ग्रुप्स में डिवाइड करने की उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यहां पे एक टेक्निकल टर्म हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये जो क्लासिफाई करने का तरीका होता है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इनफैक्ट वी कैन राइट टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स in different groups, in different groups। तो ये जो साइंस है, ये जो टेक्निक है जिसमें हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने वाले हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आप समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, टैक्सोनॉमी। हम ये देखने वाले हैं कि ये जो भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनको हम कैसे अच्छे से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिससे उनके बारे में जानना, पढ़ना, समझना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स थ्योरी को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो जैसा कि हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, जो लाइफ पाई जाती है डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, उसमें बहुत वेरिएशन होता है। तो उसी वेरिएशन के 3 अच्छे एग्जाम्पल देने। तो मैं आपको बताऊं 3 क्या, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट यहां 3 बोला गया तो मैं आपको 3 ही बताऊंगा। तो पहला जो वेरिएशन है वो साइज में, वो तो आप देखते होंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं स्टूडेंट्स अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। जैसे उसका एक बहुत ही स्ट्रीम अगर हम देखें तो ब्लू वेल पानी में पाई जाती है। उसकी लंबाई स्टूडेंट्स 30 मीटर होती है। 30 मीटर बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है फील कराने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि आपका जो क्लासरूम होगा या जिस रूम में आप बैठते होगे घर पे या अभी बैठे होगे, उसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होगी। थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकती है, लगभग 5 मीटर होगी। तो उससे 6 टाइम्स ज्यादा लंबी। तो ब्लू वेल जो होती है बहुत बड़ी होती है स्टूडेंट्स। ऑन द अदर हैंड आप अमीबा को देखो। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। तो एक तरफ हमारे पास ब्लू वेल है जो इतनी बड़ी है, और एक तरफ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे हैं कि स्टूडेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या वेरिएशन है साइज का, आप देखो, है ना। वैसे दूसरा आप देख सकते हो वेरिएशन इन कलर। जैसे देखो ये जो बर्ड है इसका कलर कितना अच्छा है और इसमें कितने मल्टीपल कलर्स हैं जिसके कारण कितने सुंदर लग रही है। बट ये एलिफेंट का कलर देखो, एक ही कलर है, वो भी ग्रे और ब्लैक, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ऐसे कलर में। तो कलर में कितना वेरिएशन है आप देख सकते हो एनिमल टू एनिमल। लाइफ स्पैन, जैसे देखो ये ट्री है स्टूडेंट्स, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो 1000 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। 1000 ईयर्स, सोचो कितनी लंबी उम्र होती है उनकी। ऑन द अदर हैंड मॉस्किटो को देखो तो वो कुछ दिनों तक ही जिंदा रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस जीवन खत्म हो गया उसका।
जैसे इंसानों की बात करें तो लगभग हम 60 to 70 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, ईयर्स, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिम्स जो हैं वो उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो ये एक स्ट्रीम है, आप देखो मॉस्किटोज कितने कम टाइम तक और ये ट्री कितने ज्यादा टाइम तक। तो ये भी बहुत अच्छा वेरिएशन है लाइफ में। तो आपने देखा साइज, वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन कलर, वेरिएशन इन लाइफ स्पैन, और भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम लिविंग ऑर्गेनिम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाए। तो क्या लगता है आपको, ये डिवीजन करना आसान काम है कोई? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। आप सोच के देखो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले तो हमें ये सोचना है कि कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ये सोचना पड़ेगा कि कितने ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनिम्स को मैं पहले ग्रुप में डालूं, किसको सेकंड ग्रुप में डालूं, किसको थर्ड ग्रुप में डालूं, एंड सो ऑन। और कितने सारे ऑर्गेनिम्स है हमारे पास, तो सबके लिए हमें डिसाइड करना है। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट इसको करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, समझते हैं आप? पहले तो आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें, लोग इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर्स और प्रॉपर्टीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है एक ह्यूमन बीइंग, राइट? एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं यानी हम, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, इंटेलिजेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बहुत सारी फीचर्स होती हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 लिम्स, 2 हाथ 2 पैर, टोटल 4 लिम्स होती हैं। ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती हैं। और भी कुछ होते हैं जिनके 4 लिम्स होती हैं, लेकिन कुछ के नहीं भी होते। जैसे इंसेक्ट्स के 6, 7, 8, 10 बहुत सारे लिम्स हो सकते हैं, बहुत सारे लेग्स हो सकते हैं, आपने देखा होगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं तो 5 फिंगर्स इन अ हैंड, एक हाथ में 5 फिंगर होना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। लिव ऑन लैंड, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं स्टूडेंट जो प्लांट्स में या एयर में रहते हैं। तो ये भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। फिर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टाइप के होते हैं, अगर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, उनकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है या फिर उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? उनको हमें सेम ही ग्रुप में डालना चाहिए, सही, ठीक, सेम ग्रुप। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, या उनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको अलग ग्रुप्स में डालना चाहिए, सही बात है, डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये बेसिक फंडा फॉलो होता है क्लासिफिकेशन करते टाइम। जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल अगर हम देखें तो एरिस्टोटल एक बहुत ही महान फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट भी थे। उनके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाटर लिविंग, एयर लिविंग और लैंड लिविंग। तो जो पानी में रहने वाले जीव थे उनको उन्होंने एक साथ रखा, एयर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ, और लैंड में रहने वालों को एक ग्रुप में कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही लॉजिकल और सिंपल सा क्लासिफिकेशन लगता है कि हाँ यार, कोई भी आदमी ऐसे सोचेगा कि इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा गया है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा गया है? यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखी गई है स्टूडेंट्स, वो है प्लेस ऑफ इनहेबिटेंस। प्लेस ऑफ इनहेबिटेंस, सही है ना? ये देखा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां पर रहता है। पानी में रहता है तो एक जगह, लैंड पे रहता है तो एक जगह, और एयर में रहता है तो एक ग्रुप में। तो ये कुछ तरीका होता है क्लासिफिकेशन करने का। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आज हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। देखने में अच्छा लग सकता है लेकिन है नहीं अच्छा। क्यों अच्छा नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का देखो, ये एक शार्क है, पानी में रहती है, स्टार फिश ये भी पानी में रहती है, कोरल्स पानी में रहते हैं, जेलीफिश ये भी पानी में रहते हैं, ठीक। इसलिए सब एक ग्रुप में। लेकिन आप देखो, आपको देख के ही लग रहा होगा कि सब कितने अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से।
जनरली हम सोचते हैं कि पानी में रहना मतलब मछली, ऐसा नहीं होता है, पानी में बहुत सारी चीजें रहती है। तो ये सब एक दूसरे बहुत अलग है। इनफैक्ट इनमें एक ही चीज कॉमन है सिर्फ, और वो ये कि वो पानी में रहते हैं। बाकी सब कुछ इन सब का आपस में अलग है, बस एक ही चीज कॉमन है मोस्टली कि वो सब पानी में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि इन सबको क्या एक ही ग्रुप में रखना सही होगा, बस इस बेसिस पे कि वो पानी में रहते हैं, भले बाकी सारी प्रॉपर्टीज अलग हो? नहीं ना, ये तो बाकी प्रॉपर्टीज को इग्नोर करना हो गया। इसलिए ये जो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है वो आज यूज नहीं किया जाता, वो फेल हो गया। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट तरह से कोशिश की क्लासिफिकेशन करने की, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है, आप समझ रहे होंगे। तो हम यहां पर पढ़ेंगे आज कि कौन सा क्लासिफिकेशन फाइनली आज यूज होता है स्टूडेंट्स, जो हम यूज करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम उसको समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उस क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की देखी जाती है, जिसके बेसिस पे हम आज का क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके के सेल्स होते हैं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। पहले कुछ चैप्टर्स में, शायद आपको याद हो, नहीं तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि आपको फिगर से दिख रहा होगा कि बहुत सिंपल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें तो उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। ये साइटोप्लाज्म है उसका, ये क्रोमोसोम है। यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म है, ये सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बीच में चीज होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, इन सबको एक साथ हम बोल सकते हैं ऑर्गेनेल्स। और ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड बोलने का क्या मतलब है? देखो जैसे ये न्यूक्लियस है तो उसकी ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन। तो हम बोल सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन न्यूक्लियस है, ठीक। मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन न्यूक्लियस है, लेकिन बाहर का रीजन न्यूक्लियस नहीं है। मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर है। वैसे इस ऑर्गेनल को हम देखें तो वो भी एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप तो ये जानते ही हो कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है हमारे लाइफ का, फंडामेंटल यूनिट। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेल से बना है यूकैरियोटिक और कोई दूसरा प्रोकैरियोटिक से बना है, तो क्या लगता है आपको उन दोनों ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी होगी? कोई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल तो फंडामेंटल यूनिट है, सब कुछ सेल पे ही डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो अगर दो ऑर्गेनिज्म के अगर सेल अलग अलग टाइप के हैं, सेल ही अलग अलग टाइप के हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत अलग अलग होंगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है क्लासिफिकेशन करने के लिए, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है या प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। आपको समझ में आ रही होगी बात? यार जिस चीज से बना हुआ है वो ही अगर अलग है दो ऑर्गेनिज्म में, तो दोनों अलग होंगे ना। इनफैक्ट आप ये भी सोच सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते होंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होते होंगे, कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड होने के चांसेस है उनके। और प्रोकैरियोटिक से जो ऑर्गेनिज्म बनते होंगे वो थोड़े सिंपल होते होंगे कंपैरेटिवली। सिंपल क्यों ऐसा? अरे देखो, सिंपल सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो मोस्ट लाइकली है कि वो ऑर्गेनिज्म सिंपल टाइप का होगा, ज्यादा एडवांस या कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल है, उससे अगर बना है तो शायद वो ऑर्गेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स और एडवांस होना चाहिए, जैसा कि हम आगे देखेंगे भी। इनफैक्ट हम लिख भी सकते हैं इस बात को शॉर्ट में, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इट शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और ये शायद सबसे बेसिक और सबसे
बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये वर्ड्स आपने पहले भी देखे होंगे। यूनि मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही सिंगल सेल से बने होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा, इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, बस एक ही सेल। तो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन ज्यादातर या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल से हमें बनाया है, हाइड्रा और ये लियोपार्ड। लियोपार्ड को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, हाइड्रा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर अमीबा सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है तो ये तो थोड़ा सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, खासकर ये तो बहुत ही ज्यादा सेल से बना हुआ लियोपार्ड, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। सही है स्टूडेंट्स। देखो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। सही है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे अमीबा टाइप, जिनकी कहानी सेल पे ही आके रुक जाती है, सेल पे ही आके रुक जाती है। एक ही सेल है तो अब टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही सेल है इनमें, यानी वही एक सेल इनके बॉडी का सारा काम करता है। मतलब सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस। तो एक ही सेल है, वो ही पूरे बॉडी का काम कर रहे हैं यहां पे। लेकिन कुछ ऑर्गेन्स ऐसे होंगे जिसमें काफी सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, और उनकी कहानी वहीं रुक जाएगी, अब उनमें ऑर्गन्स हो सकता नहीं हो। कुछ और एडवांस ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें ऑर्गन्स होंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम्स भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अगर किसी के बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग टाइप की होगी, किसी की बॉडी में टिश्यू भी बनता है, सेल भी है, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग टाइप की होगी, और कोई बहुत एडवांस्ड है जिसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं तो वो और अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा।